हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज का लेक्चर में आपके साथ कुछ कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कुछ एलिमेंट है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखाता है, तो उससे जानने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कुछ समराइजेशन भी करते हैं, जैसे हमने बोर्स मॉडल पढ़े थे। बोर्स मॉडल ऑफ एन एटम में क्या कहा था? एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन विच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। एटम है, ऑर्बिट कंसिस्ट करता है, उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ ये चक्कर लगाते रहता है, घूमते रहता है। रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड स्टेशनरी ऑर्बिट। स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब एनर्जी हमेशा फिक्स्ड होगा, कांस्टेंट होगा, यानी जब भी चक्कर लगाएगा तो स्टेशनरी स्टेट में यदि इलेक्ट्रॉन में ट्रांसिस्ट फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट बाय एब्जॉर्बिंग और रिलीजिंग फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, यानी हम एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो वो तो एब्जॉर्ब करेंगे या रिलीज करेंगे फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी के केस में। बोर्स मॉडल के अनुसार मैग्नेटिक मोमेंटम, बोर्स मॉडल अकॉर्डिंग टू बोर्स एंगुलर मोमेंटम अगर कह दीजिए, नॉट मैग्नेटिक, आइए यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इन nth ऑर्बिट इज mvr बराबर nh बाई 2 पाई। मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट, एन ऑर्बिट में nth ऑर्बिट में जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है ऑर्बिट में 2n स्क्वायर। अगर ऑर्बिट की संख्या 1 हो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या 2 होगा। अगर ऑर्बिट की संख्या 2 होगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। अगर इन नंबर ऑफ ऑर्बिट 3 होगा तो 2n स्क्वायर में n का वैल्यू दीजिए, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा। ये आपके पास है। समरफील्ड थ्योरीज फॉर सब ऑर्बिट के लिए कह रहा है ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट, और जितना ऑर्बिट होगा उतना ही सब ऑर्बिट की संख्या होगा। यदि ऑर्बिट की संख्या n बराबर 1 हो गया तो सब ऑर्बिट होगा 1s। अगर ऑर्बिट की संख्या 2 हो गया तो सब ऑर्बिट 2s और 2p होगा। ऑर्बिट की संख्या 3 होगा तो 3s और 3p होगा और 3d होगा। इस तरह से हम चलते चलते चलेंगे, और सब ऑर्बिट में जो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है s में 2 और p में 6 और d में 10, इस तरह से हम बढ़ते चलेंगे। अब आपके पास आइए अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल कहता है कि हम इलेक्ट्रॉन उसी को देंगे जिसमें एनर्जी लोएस्ट है। यानी इलेक्ट्रॉनिक्स कॉन्फ़िगरेशन लिखने से पहले हम कुछ आपको चर्चा किए थे डायग्राम अफवाह प्रिंसिपल से, 1s 2s 2p 3s, इस तरह से। तो कुछ एलिमेंट है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सिखाते हैं कैसे लिखा जाता है। फ्लोरीन है, परमाणु संख्या 9 है, एटॉमिक नंबर 9 है। नियॉन है जिसका 10 है, सोडियम है उसका 11 है, मैग्नीशियम 12 हो गया, अल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 होता है, सिलिकॉन का 14 होगा, फास्फोरस का 15 है, सल्फर का 16 है। लेकिन ये हमेशा याद रखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो एनर्जी इलेक्ट्रॉन हम उसी में देंगे जहाँ पे एनर्जी सबसे कम है। तो सबसे पहले O1s में आइए, O1s 2 2s 2 और 2p। p में आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितने होते हैं? p में आपके पास 6 होगा, यानी आप लिख रहे हैं फ्लोरीन का, तो p में कितना होगा? 6 होते हैं। लेकिन हमको ऐड करके जैसे 2 और 2 4 और 9 में से 4 चला गया यानी 5। p में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन 6 होता है, लेकिन यहाँ पे हमें 5 देंगे क्योंकि 5 और 2 7 और 2 9। इस तरह नियॉन, नियॉन जो आपके पास है, नियॉन इनर्ट गैस है, जीरो गैस, फुलफिल आपका ये हाईली स्टेबल होता है, जीरो गैस, जीरो ग्रुप कह सकते हैं। इनर्ट गैस मीन जीरो ग्रुप कह सकते हैं। जैसे
नियॉन का 10 1s2 2s2 और 2p6 6 2 8 है 2 10, यानी आपका ये नियॉन हो गया। उसी तरह अब आइए सोडियम का। सोडियम का है, सोडियम 11 होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या 11 होता है। अब 1s में चलिए, 2s में चलिए, इसी तरह 2p में चलिए। 2p के बाद आप किस में चल रहे हैं? 2p के बाद आप अगर चल रहे हैं तो 3s में जाना है क्या? 1s2, अगर 1s2 आइए सोडियम 11 1s2 के बाद 2s2 और 2p6 6 2 8 2 10, तो s में 2 होगा ज़्यादा से ज़्यादा, तो 11 बच गया 3s1। अगर हम इसको और लिख सकते हैं तो इस तरह से लिख सकते हैं नियॉन और 3s1 3s1, नियॉन का मतलब 10 और 10 1 11। अब मैग्नीशियम की बात आता है तो मैग्नीशियम को हम किस तरह से लिखेंगे भाई? मैग्नीशियम में 12 होता है, तो यहाँ इस तरह से कर दें। मैग्नीशियम का देखिए 1s2 2s2 2p6 और 3s2 2 2 4 6 4 10 10 2 12। लेकिन ध्यान रखना है किसी भी सब ऑर्बिट में उसके मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा हम नहीं दे सकते हैं। अगर s में 2 होगा तो p में 6 होगा, तो d में 10 होगा, f में 14 होगा। इस तरह से ही चलना है हमको। पहले उसको फुलफिल करेंगे, उसके सिचुएशन के अनुसार चलेंगे। तो 2 2 4 2 6 और 6 और 4 10 और 2 12। या इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं। मैग्नीशियम को इसको नियॉन दे दिए, नियॉन का फुलफिल होता है 10 और 3s2 10 2 12। इसी तरह आप आइए ध्यान रखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी एग्जाम में आते हैं, चाहे छोटे एग्जाम हो या बड़े एग्जाम हो। अल्मुनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, इसको एकदम याद रखना है। अल्मुनियम की बात अगर करते हैं तो 1s2 2s2 2p6 3s2, आप 2 2 4 6 4 10 दोबारा 1s 2s के बाद 3s के बाद 1s 2s 2p गया 3s और 3s के बाद किस में जाएगा? 3p, तो 3p कितना हो जाएगा? 1 3p, क्योंकि 13 है 2 2 4 4 6 4 10 दोबारा 1 13 3s। अब इसके पास हम अगर किसको कर दिए? अल्युमिनियम के 3p1, या इसको और दूसरे तरीके से हम लिख सकते हैं क्या? नियॉन और 3s2 और 3p1। अब आइए नियॉन के बाद सिलिकॉन की बात अगर करते हैं तो चलिए सिलिकॉन हम यहाँ से लिख देते हैं। फास्फोरस और सिलिकॉन, यहाँ सिलिकॉन हो गया 14, फास्फोरस हो गया 15 और सल्फर हो गया 16, क्लोरीन हो गया 17। क्या क्लोरीन हो जाएगा आपके पास 17, सल्फर 16, क्लोरीन की बात अगर करते हैं 17, आर्गन के बाद कहते हैं तो 18, आर्गन क्या हो जाएगा? 18। अब सिलिकॉन करते हैं तो आपने यहाँ पे लिखा अल्युमिनियम का तो आप लिख दिए, इसको आप लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p कितना? 2 2 4 4 6 4 10 2 12, अब बच गया 2, तो 3p2। यानी ये आपके पास, या इस तरीका से भी इसको हम लिख सकते हैं, नियॉन दे दीजिए, यहाँ तक नियॉन है और उसके बाद ये इसको लिख दीजिए। फास्फोरस की बात करते हैं, फास्फोरस 15 है, अगर इस तरह से लिखिएगा नियॉन दे दीजिए, नियॉन के बाद 3s2 यानी 10 2 12 और 3p 12 और 3 यहाँ हो जाएगा। यानी आप कह सकते हैं मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन है उससे ज़्यादा हम नहीं बढ़ सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा जितना है हम उसी को देंगे। सल्फर के 16 अगर है तो इसको लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2, तो गिन लेना 2 2 4 6 4 10 तो 12 और 4 बच गया, तब p में 6 होता है, यानी यहाँ पे दे दीजिए 2 2 4 6 4 10 12 4 16। इसी तरह क्लोरीन की बात करते हैं तो ये मेरा नियॉन हो गया, नियॉन के बाद हो गया 3s2 यानी 10 2 12 और 3p 17 है, 12 या 5 17। फिर से देखिए आर्गन, यहाँ पे एक आया नियॉन 0 ग्रुप या इनर्ट गैस स्टेबल,
अब एक यहाँ पे मिल गया 18 आर्गन। आर्गन भी एक हाईली स्टेबल है क्योंकि हाफ फिल और फुल फिल सब ऑर्बिट्स आर हाईली स्टेबल। मान लेते हैं कि मेरे पास एक मिट्टी का दीवार है और एक ईंट का दीवार है या ब्रिक्स, एक स्टोन यानी पत्थर का बना हुआ है। अब उसमें आप देख लीजिए हाईली स्टेबल कौन होगा, यानी जिसमें एनर्जी ज़्यादा होगा, जिसको तोड़ने में एनर्जी हमें ज़्यादा लगेगा वो हाईली स्टेबल होगा। इसी तरह आर्गन को तोड़ने में, धक्का देने में, जो भी खिसकाने में, जैसा भी आप समझ सकते हैं, उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा लगेगा क्योंकि हाईली स्टेबलाइज है, क्योंकि हाफ फील्ड और फुल फील्ड सब ऑर्बिट्स आर हाईली स्टेबल होता है। अब ये आर्गन की बात करते हैं तो नियॉन ऑलरेडी स्टेबलाइज है, 3s2 ये भी फुल फिल हो गया और 3p6 ये भी आपका फुल फिल हो गया। तो अब यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात आपको की है। कुछ बेसिक कंसेप्ट देते हैं केमिस्ट्री का कुछ कंसेप्ट है जो बेसिकली अभी हम चर्चा करते हैं बेसिक ऑफ केमिस्ट्री में। अब यहाँ पे हम मैटर, क्योंकि एटम की बात आ रहा है, मोलकुल की बात आएगा बहुत सारे, तो मैटर क्या है? एटम क्या है? छोटा सा। तो मैटर क्या है? एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिसके पास दुनिया में जो भी चीज आप देख रहे हैं, आप इसको पहले नोट कर लें। दुनिया में जो भी कुछ आपने देख रहा है, जो भी आप देख रहे हैं, उसके पास कुछ न कुछ भार होता है, कुछ न कुछ जगह घेरता है, हम उसी को कहते हैं मैटर। और जैसा ही मैटर कह दिए तो क्या हो जाएगा? मैटर सॉलिड होता है, लिक्विड होता है, गैस होता है, लेकिन ज़रूरत के अनुसार से। सॉलिड की अगर बात हम करते हैं तो इसका शेप और साइज डिफिनिट होता है। सॉलिड डिफिनिट शेप एंड साइज, और सॉलिड लिक्विड में शेप चेंज होते चलेगा, कभी कुछ शेप हो जाएगा, कोई आकार ले लेगा। गैस में न उसका साइज डिफिनिट होता है और न ही शेप डिफिनिट होता है। अब एटम हो जाएगा, उसके बाद एटम में कुछ फंडामेंटल एटम में कुछ आता है, जैसे छोटे छोटे चीज, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन किसको कहते हैं, न्यूट्रॉन किसको कहते हैं, कौन खोजा? तो अब आइए सबसे पहले बेसिक ऑफ केमिस्ट्री, इसके बाद फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आएंगे। अभी तक आर्गन तक आपको सिखा दिए, इसके बाद अभी आते हैं अब कुछ बेसिक ऑफ केमिस्ट्री का कुछ बेसिक पार्ट। जैसे आपका डिराइव्ड यूनिट से हम चले थे, यहाँ पे सबसे पहला आपको हम चर्चा कर रहे हैं मैटर। क्या कर रहे हैं? मैटर, यानी आपको सबसे पहले हम चर्चा कर रहे हैं मैटर, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे। एनीथिंग विच हैज सम मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। कोई भी वस्तु, एनीथिंग, कोई भी चीज आप देख रहे हैं जिसके पास कुछ न कुछ मास हो, अपना मास हो और जगह घेरे, स्थान घेरे, उसको कहते हैं मैटर। उसके बाद आप आइए एटम। एटम क्या है? सबसे छोटा सा पार्टिकल की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर। मैटर का वह छोटा सा पार्टिकल विच डू नॉट एग्जिस्ट, यानी क्या कर रहे हैं? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, यानी किसी न किसी के द्वारा, डू नॉट मतलब नहीं, एग्जिस्ट करेगा इंडिपेंडेंटली, मतलब अपने आप वो इंडिपेंडेंट, अपने आप में वो एग्जिस्ट नहीं करता है, यानी किसी न किसी का सहारा करता है। यानी वह स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर विच डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली व्हाट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यानी कहने का मतलब ये कह रहा है कि वह केमिकल रिएक्शन में वो क्या करता है? भाग ले लेता है, लेकिन डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, दैट इज कॉल्ड एटम। देयर आर 3 फंडामेंटल एटम, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसे आप स्कैन कर लें, जो भी हो इसको नोट कर लें। अब यहाँ पे आया इलेक्ट्रॉन, डिस्कवर बाय जे थॉमसन। प्रोटॉन वाई गोल्ड अस्टी। क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन का किसने खोज किया? तो जे थॉमसन।
प्रोटॉन का किसने किया? तो गोल्ड अस्टीन। न्यूट्रॉन का किसने किया भाई? तो जेम्स चैडविक। याद रखिए, इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन पे -1.6 10⁻⁻⁴ कितना होगा? 19 कूलम्ब कह सकते हैं कि माइनस में निगेटिव -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज हो गया। इसका कुछ मास भी अपना होता है। इलेक्ट्रॉन है और हम आपको दिखाए थे इलेक्ट्रॉन सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg या -28 ग्राम। अब आइए इलेक्ट्रॉन के बारे में हम इतना बोल दिए। इलेक्ट्रॉन को क्या बोले कि जे थॉमसन के द्वारा इसका खोज किया गया। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब। सिंगल इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। अब आइए प्रोटॉन की बात, तो गोल्ड अस्टीन के द्वारा इसका खोज किया गया। प्रोटॉन का मास अगर कहा जाए तो हम इससे पहले वाला में भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का भी हम आपको दिखाए थे। इसमें चार्ज जो होगा पॉजिटिव होगा, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब होगा। अब मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन का सिंगल प्रोटॉन का मास हम आपको उस समय भी लिखाए थे 1.672 मास ऑफ। अब 1.67 हम जनरली अप्रोक्सीमेटली, लेकिन थोड़ा सा का इरा रहता है 1.672 इंटू 10⁻ कितना 27 10⁻ कितना -27 kg आया था क्या। इस तरह से अब हम चर्चा किए, यानी आपको कह रहे हैं कि देयर आर 3 फंडामेंटल ऑफ एन एटम। वन इज इलेक्ट्रॉन, दूसरा प्रोटॉन और तीसरा न्यूट्रॉन। अब इसके हम चर्चा करते हैं। आपको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहे थे। अभी तक आपको 18 तक दिखाए थे, आर्गन है। इसके बाद कुछ ज़रूरत पड़ा जो हम इसकी चर्चा कर रहे थे। बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अभी बहुत सारे हैं, इसके थोड़ा एक देख लीजिए जाए। पहले तो हम चर्चा कर रहे थे अभी फंडामेंटल एटम। देयर आर 3 फंडामेंटल, 3 पार्ट होता है एटम का, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और एटम की बात अगर करते हैं तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या which do not, ये which take part in chemical reaction में भाग लेता है, लेकिन do not independently exist करता है, इसको हम कहते हैं एटम। 3 तरह का एटम हम आप जान रहे हैं। एक होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और तीसरा होता है न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की बात अगर करते हैं तो जे थॉमसन के द्वारा इसके खोज किया गया। प्रोटॉन की बात अगर किया जाए तो गोल्ड अस्टीन के द्वारा किया गया। अगर न्यूट्रॉन की बात किया जाए तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया जाए। इलेक्ट्रॉन पर आइए। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम्ब को हम सूचित C से किए। इसी तरह अगर प्रोटॉन की बात किया जाए तो पॉजिटिव में हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। लेकिन न्यूट्रॉन की बात अगर चार्ज करते हैं तो न्यूट्रॉन ही है जो चार्ज नहीं होता है, वो आवेशहीन होता है, उस पर कोई चार्ज नहीं होता है। लेकिन अगर एक इलेक्ट्रॉन की मास अगर कहा जाए तो 9.1 गुना 10⁻⁻31 यानी 31 kg होता है, यानी 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg होता है। अगर प्रोटॉन के इलेक्ट्रॉन की बात कर दिए तो प्रोटॉन की बात अगर कहा जाए तो इसका जो वेट होता है 1.672, बस यही होता है 1.672 इंटू 10⁻27 kg, ये होता है प्रोटॉन का वेट। एक प्रोटॉन। अगर मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात अगर कहा जाए तो 1.675 इंटू 10⁻⁻27 kg। अब यहाँ पे हम दोनों में कोरिलेशन निकालेंगे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन की बात हम करते हैं। नोट करिए, दोनों का रेशियो हम निकाल के दिखाते हैं तो लगभग 1.008 टाइम्स इतना हो जाएगा।
अगर मॉस ऑफ न्यूट्रॉन और डिवाइडेड बाय मॉस ऑफ प्रोटॉन, तो m ऑफ n इज इक्वल टू 1.67 और 1.008 टाइम्स होता है, जो लगभग सेम ही आता है। देखिए कितना भारी आता है। अब आपके सामने जो हम आपको पहले बोले उसी को यहाँ पे हमने लिख दिए, इसको समझा देते हैं। जैसे मास ऑफ न्यूट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन का रेशियो निकाला, जब निकाला गया तो हमने ये पाया, ये सब कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड किए तो 1.008, यानी मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन इज स्लाइटली हायर देन द मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन, क्योंकि मास ऑफ सिंगल न्यूट्रॉन इज इक्वल टू slightly equal to 1.008 into m of p, यानी mass of proton, यानी mass of single neutron is slightly higher than the mass of single proton। लेकिन दूसरे लैंग्वेज में आप कह सकते हैं कि लगभग सेम है, mass of single neutron is approximately equal to mass of single proton। सिमिलरली उसी तरह हम प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मास में डिवाइड किए तो मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन is higher than 1837 times than the mass of single electron, यानी m of EP mass of proton बटा mass of electron अगर निकाले हैं तो वो 1837 के बराबर आया। यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं क्या कि mass of single, यानी मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेटली इज हायर देन, सीधे कह सकते हैं या हैवियर देन कह सकते हैं, इज हैवियर देन कितना 1837 टाइम्स, सीधे लिखिए मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन किससे मास ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन। यही चीज तो है, यानी मास ऑफ सिंगल प्रोटॉन इज 1837 टाइम्स हैवियर देन सिंगल इलेक्ट्रॉन। अब आपके पास मेजरमेंट ऑफ यूनिट की बात करते हैं, कुछ यूनिट को हम मेजर करते हैं, लेकिन अभी आपको बीच में क्या छोड़ दिए हैं, चर्चा करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जिसको आप बारीकी से जो दिए हैं उसको देखिए। 1s2 2s2 2p6 इस तरह से करके लिखे हैं, आपको 17 तक दिखाए हैं, 18 तक दे दिए आर्गन तक, लेकिन अभी और चलेंगे, कुछ एक्सेप्शनल आएगा, एक्सेप्शनल के कंडीशन में आएगा, हम उसको लेकर चलते हैं। मेजरमेंट ऑफ यूनिट को मेजरमेंट हम करते हैं, आपके पास यूनिट मेजरमेंट करते हैं, 3 सिस्टम आपको हम यूज करते हैं। एक होता है FPS, दूसरा होता है जैसे फुट पाउंड सेकेंड, CGS सेंटीमीटर सेकेंड होता है, और एक होता है MKS मीटर किलोग्राम सेकेंड। तब जनरेट होता है SI सिस्टम, तब SI सिस्टम का डेवलप हो गया, स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, उसका डेवलप हुआ, उसको डेवलप कर दिया गया, तब उसके आधार पर हम मेजर करते हैं। और उसके यूनिट को याद रखिएगा, क्योंकि देयर आर 3 सिस्टम यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ यूनिट, FPS, CGS, MKS। FPS फुट पाउंड सेकेंड, जैसे आपके पास CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, तो लेंथ का कहीं फुट में होता है, लेंथ का कहीं सेंटीमीटर में होता है, तो लेंथ का कहीं मीटर में होता है। मास आपका पाउंड में कभी लिखाता है तो कहीं आपका ग्राम में आएगा, तो कहीं आपका केजी में आएगा, लेकिन एक टाइम ही है जिसको स्टैंडर्ड यूनिट कहीं भी हो सेकंड कहा जाता है। तो आपके आइए मेजरमेंट ऑफ यूनिट या यूनिट मेजरमेंट को हम लिखते हैं। अब आपके सामने देखा जाए, लिख दिया गया है यूनिट को मेजर करना जरूर सीखें, उससे ही 2-4 क्वेश्चन जरूर रहेगा। और यूनिट से 2-4 क्या, कोई भी मैथमेटिकल, अगर मैथमेटिक्स केमिस्ट्री में किसी तरह का कुछ बनाते हैं, अगर यूनिट आप मेजर करने के लिए नहीं जानते हैं तो सारा का सारा न्यूमेरिकल गड़बड़ हो जाएगा। तो देयर आर 3 सिस्टम यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ यूनिट।
और उसके एक होता है FPS, क्या होता है F फॉर फुट, P फॉर पाउंड और S फॉर सेकेंड। इस सिस्टम को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। इसके लिए लेंथ को मेजर करते हैं फुट में, मास को मेजर करते हैं पाउंड में और टाइम को मेजर करते हैं सेकंड में। दूसरा होता है CGS, सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। C सेंटीमीटर फॉर लेंथ और ग्राम किसके लिए, मास के लिए, और सेकंड करते हैं टाइम के लिए। तीसरा सिस्टम MKS, तो इसका यूनिट होता है मीटर। M फॉर मीटर किसके लिए यूज करते हैं, लेंथ के लिए। दूसरा होता है किलोग्राम, K फॉर किलोग्राम, दिस इज द यूज्ड यूनिट फॉर मास, और सेकंड यूज्ड यूनिट फॉर टाइम। इन आपका इसके बाद एक सिस्टम का जनरेट हुआ, यानी 1960 में एक सिस्टम जनरेट हुआ। मेजरमेंट ऑफ दैट सिस्टम या मेजरमेंट ऑफ इस सिस्टम इन 1960 ए सिस्टम डेवलप फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट सिस्टम या मेजरमेंट ऑफ यूनिट, उसको हम कहते हैं SI सिस्टम। SI सिस्टम इन 1960 ए न्यू सिस्टम इज इंट्रोड्यूस्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ दिस सिस्टम। तो उसको देखिए, उसमें आपके पास लेंथ मीटर, कहीं एम्पियर आएगा, एम्पियर, करंट का क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या होगा, जो हम आपके सामने दे रहे हैं। जैसे आपके पास लेंथ है तो मीटर होगा, वो स्टैंडर्ड यूनिट सिस्टम हो गया। मास हो गया तो SI सिस्टम में किलोग्राम हो गया, नॉट ग्राम। टाइम हो गया तो सेकेंड हो गया, करंट हो गया तो एम्पियर हो गया, चार्ज हो गया तो क्या हुआ, आप सामने आते हैं। देयर आर, बीच में हम इसको घुसा दिए हैं, एंट्री कर दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद भी दे सकते थे, पहले भी दे दिए हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ध्यान रखिएगा। हम एक बार बोर्स मॉडल पे आते हैं। एंगुलर मोमेंटम बोर्स मॉडल के अनुसार जो होता है nth ऑर्बिट में MVR बराबर NH/2 पाई। ये JEE मेन या IIEEE या मेडिकल में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद अगर आते हैं बोर्स मॉडल के अनुसार, एटम कंसिस्ट नंबर ऑफ ऑर्बिट इन व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, और दिस इज द स्टेशनरी ऑर्बिट। दिस स्टेशनरी ऑर्बिट का मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी विल बी फिक्स्ड होता है। अगर इलेक्ट्रॉन यदि may transist from one orbit to another orbit, they release या fixed amount of energy या तो रिलीज करेगा या तो गेन करेगा एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। nth ऑर्बिट में ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन n ऑर्बिट अगर है तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 2n² होता है। समरफील्ड थ्योरी फॉर सब ऑर्बिट, ईच ऑर्बिट कंसिस्ट सम सब ऑर्बिट, और जितना ऑर्बिट होगा इक्वल टू सब ऑर्बिट होगा। 1s2 s2p 3s 3p 3d, इस तरह से चलते रहता है। ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किसी भी सब ऑर्बिट में s में 2 होता है, p में 6 होता है, d में 10 होता है। अब आ गया अफवाह प्रिंसिपल। अफवाह प्रिंसिपल एनर्जी डायग्राम को दिया था, क्या दिया था कि किस में इलेक्ट्रॉन सबसे पहले देंगे, जिसका एनर्जी सबसे कम हो, लोएस्ट हो, 1s2 s2p इस तरह से दे रहे थे। इसका कॉन्फ़िगरेशन भी हम दे दिए थे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ लिखने के लिए सिखाए हैं 18 तक, लेकिन याद रखना है परमाणु संख्या जरूर। फ्लोरीन का 9 होता है, नियॉन का 10 होता है, सोडियम का 11 होता है, मैग्नीशियम का 12 होता है, एल्युमिनियम 13 होता है, सिलिकॉन 14 होता है, फास्फोरस 15 होता है, सल्फर 16 होता है, 17 क्लोरीन होता है, आर्गन 18 होता है, पोटासियम 19 होगा, कैल्शियम आपके पास 20 होगा, स्कैंडियम में 21 होगा, ये सब लिखाएंगे। वेनाडियम में सब क्रोमियम जितना है, आपका कॉपर, जिंक, ये सारे को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देंगे। उसके बाद वहाँ पे आएगा कि ये क्यों एक्सेप्शनल है, कहीं पे हाफ फील्ड सब ऑर्बिट और फुल फील्ड सब ऑर्बिट की चर्चा करते हैं। कुछ केमिस्ट्री का बेसिक पार्ट दे दिया, जैसे हमने मैटर दिया, एनीथिंग विच ऐसा मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। मैटर में कुछ एटम है। एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ ए मैटर होता है विच डू नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है बट टेक पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन। देयर आर 3 फंडामेंटल एटम होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का खोज किसने किया, जे थॉमसन का ने किया था। प्रोटॉन का किया गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन का किसने किया, जेम्स चैडविक ने किया। एक इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है 9.1 गुना 10 के पावर -31 kg। ये सारे बात याद रखना है। कूलम्ब चार्ज की बात करना है तो -1.6 गुना 10 के पावर -19 कूलम्ब एकदम याद रखना है। प्रोटॉन की बात अगर करते हैं तो सिंगल प्रोटॉन का जो चार्ज होता है 1.6, वहाँ निगेटिव यहाँ पॉजिटिव होगा, 10 के पावर -19 कूलम्ब। मास की बात कर रहे हैं प्रोटॉन की बात तो 1.672 10 के पावर
27 kg जो भी है। आपके पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की बात अगर तो 1.675, लेकिन याद रखना न्यूट्रॉन आवेशहीन होता है, इसके पास कोई चार्ज नहीं होता है किसी तरह का नहीं। लेकिन आपके पास यूनिट मेजरमेंट किया, मेजरमेंट यूनिट में आपके पास ये 3 सिस्टम हम फंडामेंटल मेजरमेंट ऑफ यूनिट में होते हैं। FPS होता है, CGS होता है, MKS। लेकिन 1960 ईस्वी में एक सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम। SI सिस्टम के अनुसार देयर आर 7 यूनिट को हम मेजर करते हैं। यानी इन 1960, ये यानी कहने का मतलब है 1960 में, 1960 याद रखना है, 1960 में ए न्यू सिस्टम इंट्रोड्यूस फॉर मेजरमेंट ऑफ दैट सिस्टम इज कॉल्ड SI सिस्टम। SI सिस्टम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, इंटरनेशनल प्योर सिस्टम ये होता है। अकॉर्डिंग टू SI सिस्टम फॉर मेजरमेंट डिफरेंट 7 यूनिट, 7 तरह का यूनिट हम यूज करते हैं या मेजर करते हैं। पहला हो गया, याद रखना SI सिस्टम में मीटर होता है। किसका? लेंथ का। SI सिस्टम में लेंथ का यूनिट होता है मीटर। मास अगर कह दीजिए तो SI सिस्टम आपका इसी को हम यूज करते हैं, kg है। अगर मान लिया CGS या किसी तरह में दिया हुआ तो इसको कन्वर्ट कर लीजिए। जनरली यही चलता है क्योंकि SI सिस्टम को हम पढ़ते हैं। टाइम की बात करते हैं तो टाइम का जो होता है सेकंड होता है। इंटेंसिटी का जो SI सिस्टम होता है कैंडेला होता है। टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं केल्विन में, उसका सिस्टम कभी डिग्री सेंटीग्रेड होता है, डिग्री सेल्सियस, लेकिन ध्यान रखिएगा इसका SI सिस्टम टेम्परेचर का केल्विन होता है। करंट का एम्पियर होता है। और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को हम मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में किसको? मोल होता है। कुछ कंजर्वेशन फैक्टर है कि सेंटी लिखा हुआ तो कैसे लिखाता है, डेसी लिखा हुआ तो कैसे लिखाता है, उसको हम अगले बार दे देंगे। और उसके बाद जो मेरे पास मेजरमेंट ऑफ या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है उसको हम देंगे। किस तरह से ये आएगा? जैसे मान लिया डेसी हो गया, सेंटी हो गया, हेक्टा हो गया, डेका हो गया, कंजर्वेशन फैक्टर नैनो हो गया, पिको हो गया, टेरा हो गया। इस तरह का यूनिट को एकदम हर हाल में याद रखिए, क्योंकि आने वाला समय धीरे धीरे आप थोड़ा सा अंदर चल रहे हैं। अभी बेसिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है। जाने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। A2 परफेक्ट केमिस्ट्री क्लासेस यूट्यूब पे सर्च करें, वॉच करें। इसी तरह मैथ देखना हो तो A2 परफेक्ट मैथ क्लासेस। ओके, बाय।